लास्ट पार्ट में हमने मैपिंग के बारे में सीखा कि कैसे हम अपना ट्रिगर स्टेप का जो डेटा जो रिस्पॉन्स है उसे मैप कर सकते हैं एक्शन स्टेप में और हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस पार्ट में हम ध्यान देंगे कि जो हम मैप करते हैं फील्ड्स में डेटा, वो फील्ड्स किस टाइप की होती है। हमारे एक्शन स्टेप में या फिर ट्रिगर स्टेप में जो फील्ड्स होती है वो अलग अलग टाइप की फील्ड्स होती है। कुछ स्ट्रिंग बेस्ड फील्ड होती है, कुछ ड्रॉप डाउन बेस्ड फील्ड होती है, कुछ मैपिंग की फील्ड्स होती है। जो ड्रॉप डाउन फील्ड्स होती है उन्हें मैपिंग में चेंज कर सकते हैं। इन सभी फील्ड्स के जो डिफरेंसेस है उनके बारे में हम जानेंगे और कैसे उन फील्ड्स को हम समझ के उसमें डेटा जो है वो मैप कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पावली कनेक्ट में एक वर्कफ्लो क्रिएट किया है गूगल शीट्स और गूगल कैलेंडर के बीच में, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी गूगल शीट में एक न्यू रो ऐड हो, ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे मेरे गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट जो है वो क्रिएट हो जाए। मेरा गूगल शीट का जो ट्रिगर है वो मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है इस वेबहोok यूआरएल की हेल्प से, और जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए वो भी यहाँ पे मैंने कैप्चर कर लिया है। मेरे पास ये गूगल शीट है। इस शीट में मैंने एक न्यू इवेंट की डिटेल्स जो है वो एंटर की है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस गूगल शीट में न्यू इवेंट की डिटेल्स नेक्स्ट रो में ऐड करूँ, तो ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स की बेसिस पे मेरे गूगल कैलेंडर में एक इवेंट जो है वो क्रिएट हो जाए। और इवेंट क्रिएट करने के लिए हमें जो भी सभी डिटेल्स चाहिए थी, वो सभी डिटेल्स मैंने गूगल शीट में एंटर की है। और उस गूगल शीट का ट्रिगर रिस्पॉन्स हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स में है हमारे इवेंट का टाइटल यानी कि इवेंट का नेम, इवेंट का डिस्क्रिप्शन, देन हम देखेंगे कि हमारे पास इवेंट की लोकेशन, जो गेस्ट होंगे हमारे इस इवेंट में उनका ईमेल एड्रेस जिन्हें हम इनवाइट करना चाहते हैं, इवेंट की विजिबिलिटी, उसके साथ साथ इवेंट का स्टार्ट डेट एंड टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे हम चाहते हैं ये इवेंट स्टार्ट हो, और यहाँ पे हमारे पास इवेंट का एंड डेट एंड टाइम कि किस डेट और टाइम पे जो इवेंट है हमारे गूगल कैलेंडर में हम क्रिएट कर रहे हैं ये खत्म होगा। ये सभी डिटेल्स हमें ट्रिगर से यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसके बाद हम इस डेटा को सेंड करना चाहते हैं गूगल कैलेंडर में, ताकि हम ये ऑटोमेशन सेटअप कर सके और जो हमारा इवेंट है वो गूगल कैलेंडर में क्रिएट कर सके। गूगल कैलेंडर एक्शन एप्लीकेशन में सिलेक्ट कर ली है। हमने सेलेक्ट किया है एक्शन इवेंट क्रिएट एन इवेंट, और हमने अपना गूगल कैलेंडर का जो अकाउंट है वो भी कनेक्ट कर लिया है। अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे कई सारी फील्ड्स दिखाई दे रही है। हम इन सभी फील्ड्स को हम एक एक करके समझेंगे कि ये फील्ड्स क्या है और कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कैलेंडर, और कैलेंडर के नीचे ड्रॉप डाउन में आप यहाँ देख सकते हैं हमें एक लिस्ट दिखाई दे रही है उन सभी कैलेंडर्स की जो मैंने अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट किए हैं। मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट में आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा कैलेंडर है आकाश बेलकर जो मेरे यूजर नेम के साथ है। एक है बर्थडे, एक है इवेंट्स, रिमाइंडर्स और टास्क, और ये सभी कैलेंडर्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इवेंट्स, हॉलीडेज इन इंडिया, बर्थडे और मेरा जो यूजर नेम का कैलेंडर है वो। जो पहली फील्ड है इसमें गूगल कैलेंडर हमसे पूछ रहा है कि हम इन सभी कैलेंडर्स में से किस पर्टिकुलर कैलेंडर में एक न्यू इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैलेंडर हमें सेलेक्ट करना है इस ड्रॉप डाउन से। अब आप देखेंगे कि इस ड्रॉप डाउन फील्ड के सामने हमारे पास ये मैपिंग बटन भी दी गई है। अगर हम इस मैपिंग बटन को ऑन करते हैं तो इस डेटा को, इस फील्ड को या फिर कैलेंडर का जो नाम है, इस नेम को हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहे तो हर एक इवेंट के लिए जो कैलेंडर है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर एक इवेंट के लिए कैलेंडर चेंज नहीं करना चाहते, अगर आप अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो की हेल्प से, इस ऑटोमेशन की हेल्प से सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कैलेंडर में ही इवेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इस मैपिंग बटन को ऑफ रखेंगे और ड्रॉप डाउन में से वो कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ये कैलेंडर जिसका नाम है इवेंट्स। इस कैलेंडर में मैं इस ऑटोमेशन के थ्रू न्यू इवेंट्स जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट में। मैंने ये जो कैलेंडर है ये सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों एक फील्ड जो हम सिलेक्ट करते हैं, इस फील्ड जो कैलेंडर की थी, इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे जो कि है यहाँ लिखा गया है रिक्वायर्ड। यानी कि इस फील्ड में कुछ डेटा एंटर करना है, यहाँ पे कुछ डेटा मेंशन करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। जब भी हम डेटा मैप करते हैं या फिर हमारा जो एक्शन स्टेप है इसे सेटअप करते हैं, तो हमें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है कि जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर फील्ड रिक्वायर्ड है तो हमें मैंडेटरीली उसमें वो डेटा जो है वो एंटर करना है। अगर नहीं है तो उसमें एंटर किया गया जो डेटा है वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा मैप कर सकते हैं या फिर उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। कैलेंडर के बाद जो नेक्स्ट फील्ड ये हमसे पूछता है वो है टाइटल की, और ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है। टाइटल में ही हमें हेल्प डेस्क से बताता है एंटर अ सूटेबल टाइटल फॉर योर इवेंट, कि जो हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं गूगल कैलेंडर में उसका टाइटल क्या होना चाहिए हम चाहते हैं। तो हमने जो टाइटल है वो एंटर किया था हमारी गूगल शीट में, इवेंट का टाइटल जो कि है टेस्ट इवेंट,
और गूगल शीट का जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है वो हमने पावली कनेक्ट में यहाँ पे रिसीव किया था। और इस रिस्पॉन्स में आप यहाँ देख सकते हैं हमें रिसीव हुआ है ये टाइटल का रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो टाइटल है इसे हम मैप करेंगे यहाँ पे इस फील्ड में। सो हम जानते हैं मैपिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में गूगल शीट के दिए गए सभी रिस्पॉन्सेज में से हम इस टाइटल के रिस्पॉन्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और मैप करेंगे। अब जो भी हम टाइटल एंटर करेंगे इस टाइटल के कॉलम में एक न्यू रो ऑफ डेटा, एक न्यू रो ऑफ इवेंट डिटेल्स ऐड करते वक्त उस सेम टाइटल के साथ जो नया इवेंट है वो गूगल कैलेंडर में क्रिएट होगा। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन कि जो हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। अब इस डिस्क्रिप्शन के फील्ड के सामने रिक्वायर्ड नहीं लिखा, यानी कि अगर हम चाहे तो ये जो डिस्क्रिप्शन की फील्ड है इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इसमें कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते। बट क्योंकि हमने जो डिस्क्रिप्शन है वो गूगल शीट में एंटर किया है तो हम इसे फिलहाल के लिए यहाँ मैप कर देते हैं। सो हम ड्रॉप डाउन में से जो डिस्क्रिप्शन है इवेंट का वो मैप करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है लोकेशन, तो लोकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है बट लोकेशन हमने एंटर की है यहाँ, तो हम लोकेशन को भी नीचे ड्रॉप डाउन में से गूगल शीट के ट्रिगर रिस्पॉन्सेज में से मैप करेंगे। देन ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट टाइम, और स्टार्ट डेट टाइम की जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है गूगल कैलेंडर में। और इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट में लिखा है एंटर योर इवेंट स्टार्ट डेट टाइम वैल्यू एग्जाम्पल दिस, यू कैन गेट द डेट टाइम वैल्यू बाय यूजिंग डेट टाइम फॉर्मेटर। सो यहाँ पे ये फील्ड हमें कह रहा है कि जो हमें इवेंट का स्टार्ट डेट एंड टाइम है वो हमें स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट में एंटर करना है। फॉर्मेट है ईयर मंथ डेट्स, देन वी हैव टी एंड फिर आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स और फिर हमारे पास है जेड। सो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जब भी हम गूगल कैलेंडर में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में, किसी एक्शन इवेंट में या फिर किसी भी एक्शन एप्लीकेशन में, किसी भी एक्शन स्टेप में, किसी भी फील्ड में कोई भी डेटा हम एंटर करें तो उसमें अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हमसे पूछा गया है कि इस फॉर्मेट में ही हमें डेटा को एंटर करना है तो हमें उस डेटा के फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम चाहे तो हम फॉर एग्जांपल यूजुअली हम डेट लिखते हैं डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, तो इस तरीके से हम स्टार्ट डेट एंड टाइम जो है वो एंटर नहीं कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर ने स्पेसिफिकली इसी फॉर्मेट में जो डेट एंड टाइम है वो हमसे मांगा है, तो हमें इसी फॉर्मेट में इस डेट एंड टाइम को देना होगा इस फील्ड में। सो यहाँ पे मैंने इस सेम फॉर्मेट में जो डेट एंड टाइम है मेरे गूगल शीट में एंटर किया है, जो कि डेट है 18th of March 2023। सो यहाँ पे हमने ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में डेट एंटर की है एंड देन टी के बाद हमने यहाँ पे टाइम एंटर किया है 9:30 AM। सो यहाँ पे दोस्तों जो रिस्पॉन्स है, ट्रिगर रिस्पॉन्स है स्टार्ट डेट एंड टाइम का, हम ड्रॉप डाउन में से इसे भी मैप करते हैं और ये डेटा हमने मैप किया है उस सेम फॉर्मेट में। इसके बाद दोस्तों ये हमसे और कहता है कि यूजिंग डेट टाइम फॉर्मेट, यानी कि पावली कनेक्ट का एक फीचर, एक मॉड्यूल है जिसकी मदद से हम जो डेट एंड टाइम है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो उसका यूज करके भी जो डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से जो हमें रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलरली इस फॉर्मेट में रिसीव नहीं हुआ है जिसमें गूगल कैलेंडर या फिर जो हमारा एक्शन एप्लीकेशन है वो पूछ रहा है, तो हम पावली कनेक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, इंटरनल फीचर्स या फिर इंटरनल मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि डेट टाइम फॉर्मेटर, टेक्स्ट फॉर्मेटर, इन सब का यूज़ करके हम इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। सो ये कैसे काम करता है और क्या है पावली कनेक्ट के सभी फीचर्स और मॉड्यूल्स, इससे हम अपने ट्रेनिंग सेशन के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। बट पहले जो है हम इस फॉर्मेट को, इस एक्शन स्टेप की जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मेट है इस पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे हमने सेम फॉर्मेट में डेट एंड टाइम को एंटर किया है। स्टार्ट डेट एंड टाइम के बाद ये हमसे पूछता है एंड डेट एंड टाइम। ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है, मतलब हमें एंड डेट एंड टाइम भी एंटर करना ही है। और यहाँ भी इसने इस सेम फॉर्मेट में जो डेट एंड टाइम है वो हमसे पूछा है कि किस डेट और किस टाइम को जो हमारा इवेंट हम गूगल कैलेंडर में क्रिएट कर रहे हैं वो खत्म होगा। तो हमने एंड डेट एंड टाइम भी अपनी गूगल शीट में एंटर की है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और नीचे गूगल शीट रिस्पॉन्सेज में से एंड डेट एंड टाइम का जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है हमारे ट्रिगर में उसे मैप करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है टाइम जोन, कि हम बेसिकली किस टाइम जोन में जो है यहाँ पे हम इस इवेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं एशिया में हूँ, बेसिकली मैं इंडिया में हूँ, तो हमें एशिया कोलकाता ये हमारे इंडिया का टाइम जोन होता है। अगर जो यूज़र है पावली कनेक्ट का वो अगर किसी और टाइम जोन में, फॉर एग्जांपल अगर वो यूएस में है तो यूएस का जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करेगा। बट यूएस में भी कई सारे टाइम जोन है, तो उन सभी में से एग्जैक्टली कौन सा टाइम जोन के अकॉर्डिंग इन्हें ये इवेंट क्रिएट करना है वो टाइम जोन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं कि दुनिया के जितने भी टाइम जोन्स है ऑफिशियली, उन सभी टाइम जोन्स की एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इन सभी में से दोस्तों एक टाइम ज़ोन है जो कि है यूटीसी टाइम ज़ोन, जो कि काफ़ी स्पेसिफ़िक है, काफ़ी यूनिक है, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है और कई सारी जो अलग-अलग एप्लीकेशंस है या सॉफ्टवेयर्स है, कई बार जो डेट एंड टाइम है वो यूटीसी टाइम ज़ोन में माँगती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइम ज़ोन की जो फ़ील्ड है यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन फ़ील्ड है, लेकिन इसके सामने हमें मैपिंग बटन दिखाई देती है। सो इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो टाइम ज़ोन जो है, उसे भी हम डायनामिक बना सकते हैं। फिलहाल के लिए जो मेरा टाइम ज़ोन है, जो कि है एशिया कोलकाता, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में से वो टाइम ज़ोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी सारे इवेंट्स हैं गूगल कैलेंडर में, वो इस टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग क्रिएट हो। देन इट इज आस्किंग अस फॉर द विजिबिलिटी। तो यहाँ विजिबिलिटी में हमारे पास दो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, एक है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। कि जो हम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं ये पब्लिकली सभी यूजर्स को दिखने चाहिए या सिर्फ जो हमारे अकाउंट की यूजर यानी कि जो मैं हूँ सिर्फ मुझे ही यह इवेंट मेरे गूगल कैलेंडर पे दिखाई देना चाहिए। और विजिबिलिटी की भी फील्ड जो है वो एक ड्रॉप डाउन फील्ड है। तो हमने देखा था अभी तक हमारे पास ये कुछ स्ट्रिंग की फील्ड थी जिसमें हम डेटा जो है कुछ मैनुअली एंटर करते थे या फिर मैप करते थे, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स भी दिखी और कुछ ड्रॉप डाउन फील्ड्स भी यहाँ पे दिखाई दी है। सो विजिबिलिटी की जो फील्ड है वो भी एक ड्रॉप डाउन फील्ड है, बट यहाँ पे मैंने जो विजिबिलिटी का ऑप्शन है वो मेरे गूगल शीट में एंटर किया है। मैं जो है इसे डायनामिक रखना चाहता हूँ कि जो भी विजिबिलिटी मैं यहाँ पे गूगल शीट में एंटर करूंगा इवेंट की, वो विजिबिलिटी जो है उस इवेंट की क्रिएट होते वक्त गूगल कैलेंडर में होनी चाहिए। सो यहाँ पे इसे डायनामिक बनाने के लिए इस ड्रॉप डाउन को हम मैपिंग बटन को टर्न ऑन करेंगे। और मैपिंग बटन को टर्न ऑन करते ही आप देखेंगे कि पहले जो विजिबिलिटी जो ड्रॉप डाउन में था, यहाँ पे पब्लिक का जो पी है वो कैपिटल था, बट मैपिंग बटन को ऑन करते ही ये स्मॉल में हो गया है। इसका मतलब कि जो विजिबिलिटी है गूगल कैलेंडर उसे ऑल स्मॉल टेक्स्ट में चाहता है। सो यहाँ पे इस विजिबिलिटी के रिस्पॉन्स को हम करेंगे क्लियर एंड गूगल शीट के ड्रॉप डाउन में से जो हमारे विजिबिलिटी का रिस्पॉन्स है उसे हम यहाँ पे करेंगे मैप। सो यहाँ पे दोस्तों हमें इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है कि जब हम कोई डेटा को मैपिंग से किसी फील्ड को ड्रॉप डाउन से चेंज करके वहाँ पे कोई डेटा कोई वैल्यू मैप करते हैं, तो किस एग्जैक्ट फॉर्मेट में या फिर क्या वैल्यूज जो है वो हमारी एप्लीकेशन हमसे पूछ रही है। जैसे कि हमने देखा कि ड्रॉप डाउन में जो पब्लिक और प्राइवेट जो ऑप्शंस थे, इसमें पी जो है वो कैपिटल था, बट मैप करते ही यहाँ पे जो है ये ऑल स्मॉल टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। इसका मतलब गूगल कैलेंडर जो है ऑल स्मॉल टेक्स्ट में हमसे ये रिस्पॉन्स चाहता है। तो हमें इसे इसी सेम फॉर्मेट में जो है ये वैल्यू ये जो टेक्स्ट है ये प्रोवाइड करेंगे। देन इट इज आस्किंग अस फॉर द गेस्ट। तो जो गेस्ट का फील्ड है वो भी मैंडेटरी नहीं है। और गेस्ट के नीचे इस हेल्प टेक्स्ट में ये कहता है एंटर ईमेल एड्रेस हियर, यू कैन पास मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जांपल दिस। तो ये हमसे कह रहा है कि जिस भी यूजर को एज अ गेस्ट हम इस इवेंट में ऐड करना चाहते हैं, हमें उस यूजर का ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो मल्टीपल गेस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बस हमें हर ईमेल एड्रेस के बाद एक कॉमा ऐड करना होगा। तो कुछ इस टाइप की फील्ड्स होती है हमारे एक्शन स्टेप में, जिसमें हम एक ही फील्ड में कई सारी अलग-अलग वैल्यूज जो है वो कॉमा सेपरेट वैल्यूज जो है उन्हें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने गेस्ट जो है उसका ईमेल एड्रेस गूगल शीट में एंटर किया था, तो हम इसे भी गूगल शीट के ड्रॉप डाउन में से नीचे रिस्पॉन्सेज में से मैप कर देते हैं। फिर लास्ट में ये हमसे पूछ रहा है इवेंट रिकरेंस रूल, कि जो हम इवेंट क्रिएट कर रहे हैं गूगल कैलेंडर में, क्या ये एक रिकरिंग इवेंट है, क्या ये एक बार बार होने वाला इवेंट है या नहीं। अब इस डेटा को जो रिकरेंस रूल है इसे भी अगर आप चाहे तो अपनी गूगल शीट में ऐड कर सकते हैं और हर इवेंट के अकॉर्डिंग जो है इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे मैप कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन से मैं जो भी सारे इवेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ वो एक वन टाइम इवेंट है, यानी कि सिर्फ ये जो इवेंट्स है ये सिर्फ एक बार होने हैं और इन्हें एक ही बार मैं अपने गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट करना चाहता हूँ। और हमें एक इवेंट रिकरेंस रूल जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर देना होता है। तो जब भी हमें एक वर्कफ्लो क्रिएट करते वक्त कोई भी चीज़ समझ में ना आए, किस टाइप की वैल्यू किस टाइप का डेटा हमसे पूछा गया है, ये हमें समझने में अगर कोई तकलीफ हो, तो हम जो हेल्प टेक्स्ट दिया गया है उसे रेफर करते हैं। ये कहता है यू कैन यूज दिस टूल टू जनरेट अ रिकरेंस रूल। यहाँ पे हमें एक हाइपरलिंक दिख गई है, हम इस पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल दिस, इफ यू वांट टू क्रिएट वन टाइम इवेंट यूज द रूल एज दिस। सो यहाँ पे हमें एक हाइपरलिंक दी गई थी, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमें एक न्यू टैब पे ले जाएगा। अब एक जो न्यू विंडो हमारे पास एक न्यू पेज जो हमारे पास यहाँ ओपन हुआ है, इस पे जो हमारे इवेंट का रिकरिंग रूल है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो गूगल कैलेंडर में स्पेसिफिकली अगर हमें कोई बार बार रिकर होने वाला इवेंट क्रिएट करना होता है, यानी कि अगर कोई चाहते हैं आप इवेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो हर एक हफ्ते में जो है वो एक शेड्यूल हो या फिर हर एक हफ्ते में वो पर्टिकुलर इवेंट हो। फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग है जो मंडे मॉर्निंग 10 बजे होनी है, तो आपको जो है वो इवेंट की डिटेल्स सिर्फ एक बार डालनी है और हर वीक मंडे मॉर्निंग 10 बजे कि हर 7 दिन बाद 10 बजे एक इवेंट रिकर हो, एक बार बार रिकरिंग इवेंट क्रिएट हो गूगल कैलेंडर में।
आपको उसका रिकरेंस रूल यहाँ पे एंटर करना है। अब आप सोचेंगे ये रिकरेंस रूल कैसे क्रिएट होता है? तो रिकरेंस रूल क्रिएट करने के लिए ही हम इस पेज पे आते हैं, जहाँ पे हमें अपने रिकरेंस जो ड्यूरेशन है कि कितने टाइम ड्यूरेशन पे हम इस इवेंट को बार-बार कराना चाहते हैं, उसकी सभी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे ही हमें रिकरेंस रूल जो है वो जनरेट करके दे देता है। अब क्योंकि हम यूजुअली वन टाइम इवेंट्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ हेल्प टेक्स्ट में ही हमें वो रिकरेंस रूल मिल जाता है, जो कि किसी इवेंट को सिर्फ एक बार क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ से ये सेम रिकरेंस रूल जो है इसे कॉपी करेंगे और इसे स्टैटिस्टिकली यहाँ पे एंटर करेंगे। इसे हम मैप नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इवेंट रिकरेंस रूल जो है, वो सभी इवेंट्स के लिए जो हम इस ऑटोमेशन से क्रिएट करेंगे, उन सभी के लिए सेम होगा। अब यहाँ पे इवेंट रिकरेंस रूल एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है और ये जो रिस्पांस है ये हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई देता है। इस रिस्पांस का मतलब ये है कि इन सभी डिटेल्स के साथ जो हमने यहाँ पे मैप की है, इन सभी डिटेल्स के साथ एक जो इवेंट है हमारे गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट हो चुका है और उस इवेंट का स्टार्ट डेट एंड टाइम ये है, एंड डेट एंड टाइम जो हमने यहाँ पे मैप किया था। बेसिकली जो डिटेल्स हमने इवेंट की गूगल शीट में डाली थी, इन सभी डिटेल्स के साथ एक इवेंट गूगल कैलेंडर में क्रिएट हो चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। हम जाएंगे अपने गूगल कैलेंडर पे एंड देन इसे करेंगे एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जो डेट और टाइम हमने एंटर किया था, जो जो स्टार्ट डेट हमने एंटर की थी इवेंट की, जो थी 18th ऑफ मार्च 2023, उस सेम डेट पे एक इवेंट जो है हमारे गूगल कैलेंडर अकाउंट में क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इवेंट का जो डेट एंड टाइम है, आप देखेंगे ये डेट और टाइम है 3 PM टू 4 PM। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो स्टार्ट डेट एंड टाइम हमने एंटर किया था, वो हमने एंटर किया था 9:30 AM, मतलब सुबह के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक के हमने इवेंट क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है इवेंट जो क्रिएट हुआ है हमारे गूगल कैलेंडर में, वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के का हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो गूगल कैलेंडर है, वो जब डेट एंड टाइम लेता है, वो यूटीसी टाइम ज़ोन में लेता है। और हमने यहाँ पे इवेंट क्रिएट करते वक़्त हमसे इसने टाइम ज़ोन पूछा था और हमने जो टाइम ज़ोन एंटर किया था, वो था एशिया कोलकाता। और यूटीसी टाइम ज़ोन और एशिया कोलकाता टाइम ज़ोन, इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पे जब आप 9:30 में 5.5 घंटे एंटर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो होता है 3 PM का। इसी वजह से यहाँ पे गूगल कैलेंडर ने हमसे पूछा था कि किस टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग हम इवेंट क्रिएट कराना चाहते हैं। तो हमने जो टाइम ज़ोन यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उस टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंग जो है उसने यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर दिया है। जब हम अपने इवेंट की डिटेल्स अपने गूगल शीट में यहाँ पे एंटर करते हैं, स्पेसिफिकली स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम, हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे जो अब हम डेटा मैप करते हैं अपना ऑटोमेशन वर्कफ्लो सेटअप करते हुए, तो हमें मैप करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किस टाइप की फील्ड्स, कितने टाइप की फील्ड्स जो है पावली कनेक्ट में होती है। हमने देखा कुछ ड्रॉप डाउन फील्ड्स होती है, कुछ स्ट्रिंग फील्ड्स होती है, कुछ फील्ड में हमें एक रिक्वायर्ड डेटा एंटर करना ही होता है, कुछ फील्ड में जो ड्रॉप डाउन की होती है उनमें हम डेटा जो है वो मैप भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन था, जिसमें हमने फील्ड्स के बारे में देखा कि क्या फील्ड्स हम पब्लिक कनेक्ट के अंदर देखते हैं, ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में और उस सेक्शन में हम जानेंगे कि यहाँ पे हम एक बटन देखते हैं जो कि है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का, जिस बटन को अभी तक हमने कई बार यूज किया है। ये बटन क्या करता है, क्या है ये बटन, और इस बटन को हिट करने के बाद ये जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होते हैं, जो कि एपीआई रिस्पॉन्सेज होते हैं एप्लीकेशन के, ये रिस्पॉन्सेज क्या है, इन्हें हम कैसे रीड करते हैं और कैसे इसकी हेल्प से हम जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है उसे हम समझते हैं। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे अपने इस ट्रेनिंग सेशन के नेक्स्ट पार्ट में।